हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फिबोनाची सीरीज लिखनी है, यानी कि फिबोनाची सीरीज के लिए हमको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है और अप टू 100 यानी कि 100 तक के लिए लिखना है। तो किस तरीके से इसका एल्गोरिथम लिखते हैं और किस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, जितने भी कंफ्यूजन है इसको लेकर के, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन माना जाता है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के लिए। तो आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं इसके एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप साथ साथ कीजिए ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम हो, जो गलती होती हो, वो भी ठीक हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं इसके लिए। लेकिन एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, क्योंकि हो सकता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो किसी में से हो सकता है कि फिबोनाची सीरीज के बारे में पता ही ना हो। तो क्या होती है फिबोनाची सीरीज? तो देखिए, फिबोनाची सीरीज बहुत ही अलग तरीके की सीरीज होती है। हो सकता है आपने एक डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं कहीं वीडियो वगैरह में या किसी भी चीज़ पे आपने इस तरीके का कोई एक डायग्राम देखा होगा। इस तरीके का कोई डायग्राम ऐसे करके देखा होगा और इसमें आपने ऐसे ऐसे से करते हुए, और इसमें आपने एक ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे घूमता हुआ बड़ा सा एक ऐसे सर्कल टाइप से पूरा ऐसे करके देखा होगा। इसमें ये पूरे ऐसे बने रहते। तो ये जो होती है फिबोनाची सीरीज का इस तरीके से डायग्राम बनता है। अब सीरीज कैसे बनती है उसको समझ लीजिए अलग से। देखिए, सीरीज इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी सीरीज इसकी लगती है, बड़ी ही तेज बढ़ती है। कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से? तो ये स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है। इसके बाद 1 आता है, 1 के बाद 1 आता है, इसके बाद 2 आता है, 2 के बाद आता है 3 और 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 8 और 8 के बाद आता है 13 और 13 के बाद आता है 21। तो ये किस तरीके से सीरीज चलती है पहले समझ लीजिए। तो देखिए सीरीज क्या चलती है, स्टार्टिंग में हमारे पास केवल 2 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 और 1 ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है सेकेंड टर्म। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थर्ड टर्म को हमको लाने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। यानी कि जैसे 0 है और हमारे पास 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला। इसी तरीके से जब हमको नेक्स्ट वाला टर्म मिला, यानी कि 1 और 1 मिला, तो जब हम 1 और 1 को फिर से जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगली वाली नंबर मिलेगी। अब इसी तरीके से जब ये वाली नंबर और ये वाली नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो फिर से हमको अगली वाली नेक्स्ट नंबर मिलेगी 3। इसी तरीके से जब फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5। और फिर नेक्स्ट वाली क्या आएगी, नेक्स्ट वाली आएगी 3 + 5 8। नेक्स्ट वाली क्या आएगी, 5 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 13। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्या आएगी, 8 + 13 यानी कि 21। इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, चलती जाएगी। तो इस तरीके से पूरी सीरीज चलती है। इसी को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीरीज। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होती है, इसी वजह से इसके एल्गोरिथम लिखने में और फ्लो चार्ट बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो कैसे आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको एकदम याद हो जाएगा कि कैसे इसकी सीरीज बनाते हैं हम लोग और इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इस सीरीज को आप याद रखिए, जो अभी हमने आपको बताया क्या बताया कि हमारे पास केवल 2 टर्म रहेंगे स्टार्टिंग में, 0 और 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, जो मिलता है उसको भी ऐड करते हैं, पिछले वाले को ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट वाली नंबर 8 मिल गया, तो 5 और 8 को ऐड किए 13, 13 और 8 को ऐड किए तो 21। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि 13 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 34। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट सीरीज पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एल्गोरिथम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ी सी सीरीज जो है हार्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीरीज लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो सीरीज में क्या है, 0 है, 1 है, ये दोनों स्टार्टिंग में हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे तो इन दोनों को 1 आएगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 8 और इसके बाद 13। ठीक है,
चलिए इतना आगे आप उसको समझ लीजिएगा। ऐसे से करते करते हमको कहाँ तक ले जाना, अप टू 100, यानी कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है अपने एल्गोरिथम में। चलिए अब इससे पहले लिखने से पहले हम आपको 3 चीज़ें बता देते हैं, उसको याद रखिएगा कि सबसे पहले टर्म को हम लोग कहेंगे ए, सबसे पहले टर्म को क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और सेकंड टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे, और थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो ये तीनों बात याद रखिएगा। और एक चीज ये भी समझ लीजिए कि बार बार ये टर्म बदलते रहेंगे। कैसे, जैसे कि स्टार्टिंग में पहला टर्म कौन सा है, ये है, दूसरा टर्म कौन सा है, ये है, तो पहले और दूसरे टर्म को जोड़ेंगे तो हमको तीसरा टर्म मिलेगा, यानी कि सी की वैल्यू। लेकिन जब हम दोबारा इस चीज को करेंगे तो हमारा टर्म चेंज हो जाएगा, यानी कि पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, और तीसरा टर्म ये हो जाएगा। उसी तरीके से फिर जब करेंगे तो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तीसरा टर्म ये हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 0 रहेगी, बी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या आएगा, 0 + 1 1 आएगा, जो कि क्या होगा, जो कि सी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी बारी क्या होगा, ये जो 1 आएगा ये ए हो जाएगा, यानी कि अब की बारी ए क्या होगा, ये होगा, सेकंड टर्म ये वाला होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, यानी कि सी आएगा, तो 2 आएगा। उसी तरीके से फिर से नेक्स्ट बारी जब करेंगे तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म है, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस तरीके से वो टर्म भी चेंज होते रहेंगे। चलिए एल्गोरिथम लिखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको याद रखिए ABCD को, कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लिखते हैं स्टार्ट, इतना तो सबको याद हो गया होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर 2 में देखिए स्टार्टिंग में हमको क्या चाहिए, फिबोनाची सीरीज को लिखने के लिए स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए और 1 चाहिए। इतना तो आपको याद है, तो इतना याद है तो फ्लो चार्ट तुरंत बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको फ्लो चार्ट दिमाग में खुद आता जाएगा। हमको 0 चाहिए, 1 चाहिए, तो हमने बताया कि पहला टर्म ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कहेंगे 0 और सेकंड टर्म को कहेंगे 1। तो 2 नंबर हमको चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे असाइन। और ये याद रखिए कि जब हम किसी नंबर को मानते हैं, यानी कि ए की वैल्यू जैसे 0 रखें, बी की वैल्यू 1 रखें, तो वहाँ पर असाइन लिखते हैं, यानी कि हमने माना। ठीक है, तो असाइन ए, यानी कि चलिए यहाँ पर लिखते हैं असाइन फर्स्ट टर्म। लेकिन फर्स्ट टर्म आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत करेगा, तो आप केवल 1 ए लिखिए, ए = 0, यानी कि हमने ए की वैल्यू 0 मान ली। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 आएगा, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमको 2 टर्म चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे b = 1। ठीक है, तो हमको पहला चाहिए, दूसरा चाहिए, बस ये 2 चीज़ें चाहिए, ये 2 मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, c निकालेंगे, फिर उसको चेंज करके अगला निकालेंगे, अगला निकालेंगे, अगला निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हमको ये मिल गया, ये मिल गया, तो हमको अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म चाहिए, यानी कि हमको ये थर्ड वाला टर्म चाहिए। तो क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे, यानी कि 0 और 1 को ऐड कर देंगे तो अगला वाले मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगले स्टेप में कर दीजिए वो काम। ठीक है, जो दिमाग में आए उसको कर दीजिए। तो देखिए जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर क्या लिखते हैं, कैलकुलेट, क्या लिखते हैं, कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या होगा, C = क्योंकि C नेक्स्ट वाला टर्म है। ठीक है, तो C = क्या हो जाएगा, A + B। आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं रखनी कि 0 और 1 रख देंगे, नहीं, हमने बता दिया कि A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, वो अपने हिसाब से कंप्यूटर उसको रख लेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जब कंप्यूटर रन करता हुआ आएगा, समझे ध्यान से, पहले स्टेप में आया, उसने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, A की वैल्यू 0 मान लिया दिमाग में, B की वैल्यू 1 मान लिया, फिर यहाँ पर आया, देखा C = A + B लिखा है, A की वैल्यू 0 रखा, B की वैल्यू 1 रखा, दोनों को ऐड किया, C की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेगा, अब हमको वैल्यू छापनी है,
ठीक है, इस वैल्यू को हमको दिखाना है। लेकिन इससे पहले एक गलती यहाँ पर हो गई है। क्या गलती हो गई कि हमने 0 और 1 को तो प्रिंट किया ही नहीं, हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई इसको लिखने में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले या फिर आप प्रिंट लिख दीजिए, डिस्प्ले ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी को प्रिंट कर दो पहले, क्योंकि ए की वैल्यू मिल गई 0 और बी की वैल्यू मिल गई 1, तो ए बी को प्रिंट कर दिए। इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 5। तो इसमें अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रिंट करने के बाद, क्योंकि इन दोनों को भी तो छापना है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट, यहाँ पर आएगा C इक्वल A प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, C इक्वल A प्लस बी रखेंगे। तो यहाँ से हमको पहला टर्म ये A आ गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म हमने इन दोनों को जोड़ करके निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब C को भी तो हमको प्रिंट करना होगा, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि C की वैल्यू हमारी बार बार चेंज होती रहेगी, A की भी चेंज होगी, B की भी चेंज होगी, C की भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया A अभी ये है, B ये है, C ये है, लेकिन दोबारा क्या होगा, A ये बन जाएगा, B ये वाला हो जाएगा, C ये वाला हो जाएगा, फिर क्या होगा, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। जैसे A था, ये क्या था, B था, ये C था, फिर दोबारा क्या होगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, फिर यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे C आएगा, इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा C है, जो बार बार प्रिंट हो रहा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगी हुई है अप टू 100, तो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ़। कंडीशन कैसे लगती है, इफ़ से लगती है, ठीक है। यदि जो C की वैल्यू है वो 100 से कम हो, यानी कि जब तक 100 से कम हो तभी तक हमारा काम होना है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या छपा, 0, फिर 1, फिर ठीक है ये वाला 1, फिर 2, 3, 5, ये सब क्या है, 100 से कम है, तब तक अगला वाला छपता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट होता जा रहा है, अगला वाला नंबर जनरेट होती चली जा रही है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो हमने कहा कि इफ़, यानी कि यदि C की वैल्यू 100 से कम है तब तो काम करना है, नहीं तो क्या करना, काम को बंद कर देना। तो क्या लिखेंगे, इफ C इज लेस देन 100 देन कौन सा स्टेप को रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया था, C की वैल्यू हमने जनरेट कर ली थी, बना ली थी। तो अगर ये चीज़ सही है तो C की वैल्यू छाप देना, ठीक है, C की वैल्यू दिखा देना, यानी कि यहाँ पर C की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे देन, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्टेप नंबर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, C को प्रिंट करने के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि देन रिपीट नेक्स्ट स्टेप, या फिर आप 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, तो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए देन रिपीट देन रिपीट, या फिर गो टू भी आप लिख सकते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 7 लिख दीजिए। आप नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप 6 के बाद 7 ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, यानी कि अगर ऐसा है तब तो नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे कि अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं है नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर देना, प्रोग्राम को रोक देना, खत्म कर देना, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में तो हमको ये चीज लिखनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 7 में तो हम क्या लिखेंगे, C को प्रिंट करने के लिखेंगे, क्योंकि C हमारा प्रिंट हो चुका है, 1 हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले C, यानी कि यहाँ पर हमको क्या होगा, C की वैल्यू बार बार प्रिंट होती रहेगी। अब फिर से समझ लीजिए एक बार, स्टार्ट किया, A की वैल्यू 0 लिया, B की वैल्यू 1 लिया, यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 छापा, ठीक है, 0 और 1 जो हमारा डिस्प्ले पे दिख गया। इसके बाद आया यहाँ पर A और B की वैल्यू रखा, इसकी 0 रखा, इसकी 1 रखा, दोनों को ऐड किया, C की वैल्यू मिल गई।
सी की वैल्यू मिल गई 1। अब उसने इसको यहाँ पर कंडीशन को चेक किया, कंडीशन को चेक किया तो देखा 100 से कम है, तो 100 से कम है तो देन रिपीट स्टेप 7, तो स्टेप नंबर 7 पे रिपीट करने के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिपीट वैसे नहीं लिखेंगे, गो टू लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे गो टू। तो देन गो टू स्टेप 7, तो यहाँ पर किस पे आएगा, स्टेप 7 पे आएगा, डिस्प्ले सी। उसके बाद क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज स्टॉप द प्रोग्राम। अगर ये जो सी की वैल्यू है 100 से ज़्यादा दिखी तो तुम तुरंत प्रोग्राम को रोक देना, इस तरीके से है। लेकिन अभी एक चीज़ ये समझिए, अगर हम इतने पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा अगर हम इतने पे छोड़ देते हैं। तो इतने पे छोड़ देंगे तो आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, एक ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपने क्या रखी थी 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या मिली हमको बाद में, उसको भी डिस्प्ले कर दिया गया है सी। इतना वैल्यू छपेगा, उसके बाद प्रोग्राम रुक जाएगा अगर आप इतने पे छोड़ देते हैं तो। क्योंकि इसको हमको आगे तक चलाना है, तो हमने आपको क्या बताया कि अभी तक जो यहाँ पर ए था ये बी था, उसके बाद ये सी मिला हमको, लेकिन दोबारा जब हम करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि जो अभी तक बी था वो ए हो जाएगा, ध्यान से देखिए, और जो अभी तक सी था वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ए और सी हो जाएगा बी, याद रखिएगा। और सी क्या हो जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वाला। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ को भी बताना होगा इसके आगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 8 में क्या लिखेंगे, जो बी है, ध्यान से देखिए, जो अभी तक बी था वो क्या हो गया, ए हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी इक्वल ए, ए इक्वल भी बी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू दे रहे हैं तो असाइन लिखेंगे, असाइन ए इक्वल बी, या फिर बी इक्वल ए भी लिख सकते थे। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 9, इसमें आप लिखेंगे असाइन बी इक्वल सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इक्वल सी। तो जब आप इस चीज़ को लिख देंगे तो यहाँ पर अब क्या करेगा, जो ए था उसको बी ले लेगा और जो बी था उसको सी ले लेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ऐसे आपको लिखना चाहिए था, जैसे कि वो भी ठीक था लेकिन कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए कि बी को ए ले लेना है और सी को क्या ले लेना है, बी, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होगा, बी को हमने ए ले लिया, जो बी था उसको अब हम ए ले लेंगे स्टार्टिंग के लिए, और सी को क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसका जब फ्लो चार्ट आप देखेंगे, अभी हम जो बनाने जा रहे हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी समझने में, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए, और अगर आपको और भी दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देन के आगे चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे फ्लो चार्ट बहुत ही जल्दी से। तो चलिए स्टेप पढ़िए और फ्लो चार्ट बनाइए। तो ये क्या है, स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम लोग एक ओवल शेप बनाते हैं और स्टार्ट लिखते हैं। इसके बाद क्या आएगा, असाइन, असाइन किया जा रहा है यानी कि कोई वैल्यू ली जा रही है। तो इसके लिए इनपुट मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, इनपुट नहीं है, बस वो कंप्यूटर को हमने बता दिया। तो इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3। तो इसमें भी क्या है, कोई भी वैल्यू दी नहीं जा रही है, वैल्यू पहले से फिक्स है, तो b इक्वल 1 हो जाएगा। फिर डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, किसको करेगा, तो डिस्प्ले यानी कि आउटपुट करेगा। तो इसके लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसको डिस्प्ले करना है, यानी कि प्रिंट किसको करना है, प्रिंट a कॉमा b, ए और b को प्रिंट कर देना है स्टार्टिंग में, यानी कि 0 और 1 को। फिर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल, क्योंकि फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर आएगा c इक्वल a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इसके बाद कंडीशन थी हमारी, तो कंडीशन बॉक्स बनाएंगे। कैसे बनता है कंडीशन बॉक्स? बर्फी जैसा, बर्फी जानते हैं, बर्फी जैसा, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ सी इज लेस देन 100। ठीक है, अभी आपको फिर से समझाएंगे, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, यहाँ पर फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो दोनों मिलाकर के आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए, तो यहाँ पर कंडीशन होगी। तो अब कंडीशन में क्या होती है? दो चीजें होती हैं, या तो वो सही होगा या तो फिर गलत होगा। तो अगर सही होता है तो क्या होगा, अगर गलत होता है तो क्या होगा? अगर सही होता है यानी कि सी 100 से छोटा निकलता है तो हमको प्रोग्राम को क्या करना था? रन करना था ना। अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू सी की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 आ गई तो 100 से छोटा, तो अगली वाली छापनी है ना, 100 तक हमको छापनी है। तो यस होता है तो हम इसको रिपीट करेंगे, यस होता है तो रिपीट करेंगे। और क्या रिपीट करेंगे? ध्यान से देखिए, यस होता है तो क्या रिपीट करेंगे? मतलब कि अगर ये चीज सही होती है तो देन क्या करेंगे? रिपीट स्टेप नंबर 7, यानी कि नेक्स्ट वाला स्टेप। ठीक है, और अगर नो होती है तो क्या करेंगे? इसको नो होती है तो स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे नो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना? प्रोग्राम को स्टॉप कर देना। तो यहाँ पर एक बनाएंगे स्टॉप करने का। और अगर यस होता है तो क्या करना? यस होता है तो सी को डिस्प्ले कर देना। तो डिस्प्ले कर देना मतलब कि दिखा देना। ठीक है, प्रिंट कर देना। तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या है? सी, तो प्रिंट सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर ये चीज यस है, यस है तब हमने प्रिंट किया, नो होता तो स्टॉप कर देते। प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या है? इन दोनों वैल्यूज को भी हमको क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को भी हमको असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई होप। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू a है और a की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू, सॉरी, c की वैल्यू क्या है? b। ठीक है, जो b था वो a बन गया और जो c था वो b बन गया। ठीक है, आप उल्टा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी। आप बस इसको लिख दीजिएगा कि a जो है b हो गया, b जो है c हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये चीज प्रोग्राम फिर से रन करने की तरफ जाएगा। तो ये फिर से रन करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक स्टेप नंबर 10 भी लिखना पड़ेगा। कैसे, क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 10 भी आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए हो सकता है यहाँ पर ना लिखा गया हो तो उसको आप बताइएगा सर या मैम से कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये रिपीट तो करेगा, क्योंकि इसके बाद से इसको अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हमको किस पे जाना है? स्टेप नंबर 5 पे। तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 10 में हम लोग लिखेंगे कि गो टू स्टेप 5। तो या फिर लिख देंगे रिपीट स्टेप 5, सबसे बढ़िया। क्या लिख देंगे? रिपीट, सॉरी, स्टेप 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जब यहाँ आएगा तो स्टेप करके, मतलब रिपीट करने के लिए स्टेप 5 पे जाएगा, फिर से कैलकुलेट करेगा। तो रिपीट का मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब यही चीज को रिपीट करना। स्टेप नंबर 5 कौन सा है हमारा? ये वाला है। ठीक है, तो ये चीज को क्या करता रहेगा? देखिए ऐसे होगा, यस होगा तो ऐसे रिपीट करता रहेगा, ये चीज कैलकुलेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पर नो होगा स्टॉप कर देगा। आई होप समझ में आ गया। फिर से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। इस फ्लो चार्ट में हमने इसको स्टार्ट किया, a की वैल्यू 0 रखी, b की वैल्यू 1 रखी। ए बी को हमने एक बार प्रिंट कराया, क्यों? क्योंकि ए और बी तो हमारा जो सीरीज है उसका फर्स्ट और सेकंड टर्म है, तो उसको तो प्रिंट कराएंगे ही, तो हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या करेंगे? थर्ड टर्म हमको निकालना, तीसरा वाला निकालना। तो तीसरा वाला कैसे निकलता है? ए और बी को ऐड करके निकलता है। तो हमने ए और बी को ऐड किया, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करने के लिए पहले कंडीशन लगा दिया। क्यों कंडीशन लगा दिया? ताकि ये 100 से ज़्यादा ना हो। और समझ लीजिए कि हो सकता है आपको ऐसा भी दे दे एग्जाम में कि 100 से 100 ना दे करके 200 दे दे, 200 दे दे। तो क्या करेंगे? आप यहाँ पर 100 से 200 कर देंगे, बस। उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ये चेक करेगा कि 100 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर नहीं है तो यस, तो सी को प्रिंट कर देगा, यानी कि तीसरा टर्म भी हमको मिल जाएगा। फिर क्या करेगा? वो जो दूसरा टर्म था उसको पहला मानेगा,
यानी कि बी हमारा दूसरा टर्म है, तो बी दूसरे टर्म को पहला टर्म मानेगा और तीसरे टर्म को दूसरा टर्म मानेगा। यानी कि जो हमारी सीरीज बनी 0 और 1, फिर इसके बाद 1, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला दूसरा मिलकर के तीसरा बनाया। अब क्या करेगा, दूसरे को ये पहला टर्म मानेगा, ए मानेगा, और दूसरे टर्म को क्या मानेगा, देखिए जो तीसरा टर्म था सी को क्या मानेगा, तीसरे टर्म को बी मानेगा, यानी कि दूसरा टर्म मानेगा। दूसरे को पहला मानेगा और तीसरे को दूसरा मानेगा, फिर उसके बाद तीसरा एक और अगला नया निकालेगा, यहाँ पर जो फोर्थ टर्म हमारा होगा। तो उसके लिए क्या करेगा, घूम करके इस सिस्टम में जाएगा, इसको कैलकुलेट करेगा, फिर से यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी, फिर से उसको प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये इसका पूरा प्रोग्राम होता रहेगा। तो आई होप आप इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है। बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसका बहुत एक अच्छा सा डायग्राम बनता है। यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा बना नहीं, लेकिन आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम बनता है फिबोनाची सीरीज का। तो ये पूरा इसका एल्गोर और फ्लो चार्ट हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको बहुत सारे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम होती है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इसकी कंप्यूटर की और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।